वालेकुम, मेरा नाम है अरसलानुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के हम ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मैथ्स, जो कि हम 9th ग्रेड के लेवल के ऊपर करेंगे। मैथ्स का हमारे पास सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया है वो आपके पास इंग्लिश साइंटिस्ट आर्थर किले ने दिया है। आर्थर किले ने हमें सबसे पहले मैथ्स का कंसेप्ट दिया 1858 में। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास नंबर्स की अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस तरह की है? जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म की है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया गया है। इसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स। नंबर्स की अरेंजमेंट जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और उसको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बढ़ते हैं मैट्रिक्स की जानिब, देखते हैं मैट्रिक्स हमारे पास है क्या। मैट्रिक्स पे को बात करने जा रहे हैं। जो मैट्रिक्स है हमारे पास, मैंने बोला कि ये हमारे पास अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किन की अरेंजमेंट है? नंबर्स की अरेंजमेंट है। ये जो है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इंक्लोज्ड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये आपके पास कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाता है। और इनको कैपिटल लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स हैं, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। A = 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका। हमने नंबर्स को अरेंज किया, ठीक है, नंबर्स को अरेंज किया 1 2 3 4 रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसको आप किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डेफिनेशन के लिहाज से ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। हम मैट्रिक्स को पूरा कंसेप्ट जो 9th ग्रेड का है वो स्टडी करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। मैट्रिक्स के बाद बात आती है हमारे पास, इसके अंदर रोज़ कौन सी होंगी, कॉलम्स कौन से होंगे, रोज़ किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब फिर आगे हम मैट्रिक्स के आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रोज़ किसको बोलते हैं और कॉलम्स किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखे जाते हैं, जैसे 1 2 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा गया है और 3 4 हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास लिखा गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इनको आप रो बोलते हैं। जैसा कि इसमें एक रो, इसको आप R1 का बोल दें और ये दूसरी रो R2। इसमें 2 रोज हैं हमारे पास। और ऐसे एलिमेंट जो आपके पास वर्टिकल वे में लिखे जाएं, जैसा कि 1 3 और 2 4, इनको आप कॉलम्स बोलते हैं। इसके अंदर 2 कॉलम, इसको आप C1 कह लें, इसको आप C2 कह लें। ये आपके पास मैट्रिक्स था। इसके में रोज़ का पता चल गया और कॉलम्स का पता चल गया, कौन सी रोज़ होती हैं और कौन से इसमें कॉलम्स होते हैं। अगर हमें रोज़ का पता चल जाए मैट्रिक्स के अंदर कि जो हॉरिजॉन्टल हमें देखनी आ जाए, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं वो उसकी रो है, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो, दूसरी रो, तीसरी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, तीसरी रो। वर्टिकल जो लाइंस हैं आपके पास वो आपके पास कॉलम्स के लिए होती हैं। अगर हमें ये देखना आ जाए किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ को काउंट करना आ जाए और कॉलम्स को काउंट करना आ जाए, तो हम बड़ी आसानी से उसमें उसका ऑर्डर बता सकते हैं। अब अगर हमें कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो का भी पता चल गया है और कॉलम्स का भी पता चल गया है, अब हम फिर बड़ी आसानी से इसके ऑर्डर की जानिब बढ़ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है।
मैंने कहा अगर हमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद का पता चल जाए हम बड़ी आसानी से उसका ऑर्डर बता सकते हैं। जैसा कि मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैट्रिक्स लिख लें। मैं लिख दिया 2 3 4 5। इसमें 2 3 एक रो है, 4 5 दूसरी रो है। मतलब इसमें हमारे पास जो रोज़ मिल गई हैं वो 2 रोज़ हैं। कॉलम्स देखें, एक ये कॉलम 2 4, एक ये कॉलम है 3 5, एक ये कॉलम है, और 2 ही हमें कॉलम्स मिल गए। तो ऑर्डर के अंदर हमें 2 रोज़ मिली, 2 कॉलम मिले। तो हम पहले लिखते हैं रोज़ की तादाद 2 बाय फिर कॉलम्स की तादाद 2। तो इसका ऑर्डर जो आएगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 बाय 2। अगर हम और मिसाल लें, एग्जांपल लें, कोई बी मैट्रिक्स लिखें जिसमें 1 2 ऐसे एलिमेंट पड़े हो, इसके अंदर 1 2 रोज़ 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 रोज़ बाय 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 1। यहाँ तक हमने की ऑर्डर की बात। ऑर्डर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वल मैट्रिसेस की जानिब। कौन से मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं? हमने देखा अगर हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखना आ गया तो हम बड़ी आसानी से आगे इक्वल मैट्रिसेस की तरफ जा सकते हैं कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल कहलाएंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ये वेरी फर्स्ट कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर सेम मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब वो अभी हम देखते हैं, ऑर्डर का तो मतलब हम समझ चुके। जिन दो मैट्रिक्स को हम डील कर रहे हैं उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम रहने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। चले देखते हैं, जो मैंने बात बोली है उनको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है और किस तरह से उनके एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम रहते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिखा जाए और एक मैट्रिक्स बी लिखा जाए। वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों का ऑर्डर सेम रहे। जो भी हम मैट्रिक्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इधर मैं लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 1 2 2 + 1 2 + 2, मतलब इन दोनों का ऑर्डर तो सेम आ गया। वेरी फर्स्ट कंडीशन, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स 2 बाय 2, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर सेम आ रहा है। और एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट 1 है तो इधर भी 1 मिले फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पे तो 2 है तो सेकंड प्लेस पे भी 2 मिले, थर्ड प्लेस पे 3 है तो इधर भी 2 + 1 3, फोर्थ प्लेस पे 4 है तो इधर भी फोर्थ प्लेस पे आपको क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, 2 + 2 4। ओके, अब तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी क्या है, सेम है हमारे पास। अब इसके बाद जो बात आएगी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स के बाद, अगला जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो आएगा रो मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसा 1 2 3 4 5 6, ये सारे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हैं। इसको नाम ले लें, ए का, बी का, सी का, इन ये सारे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हैं। अब इसके बाद रो मैट्रिक्स के बाद जो बात आती है वो आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रहेगा? जिसके अंदर एक कॉलम हो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। 1 2 या 1 2 3, ये तमाम मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स।
इसके बाद इनके बाद जो बात आती है रो मैट्रिक्स के बाद, कॉलम मैट्रिक्स के बाद, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर रहेगा? किस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो, उस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना रहे, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर इससे जो अगली टाइप आती है मैट्रिक्स की, वो आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो जाए, उस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो कैसा हमें दिखेगा? 1 by 1 ऑर्डर, 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3, 4 by 4, मतलब रोज और कॉलम की तादाद सेम मिलती जा रही है हमें। तो हम ये कहते जा रहे हैं ये सारे मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लेट्स सी, इधर मैं एग्जांपल कुछ लिख देता हूँ। ए के साथ कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, या ए के साथ कोई मैट्रिक्स, चलें बी के साथ कर लें, आप अकेला 1 कर लें। सी के साथ आप कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो जाए, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो अगला आता है मैट्रिक्स, वो हमारे पास रहता है नल और जीरो मैट्रिक्स। अगर ये तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के बाद आगे बात आती है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। फिर आगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, बड़े ही आसान है दोनों कॉन्सेप्ट। किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है, उसके रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या उसके कॉलम को रोज में तब्दील कर दें, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, उसका जो अगर ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया गया, उस ए की जो सुपरस्क्रिप्ट है उसके ऊपर आप स्मॉल टी डाल देते हैं। और जो आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, बड़ा ही आसान है। आप किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव लेते हैं, आप उसके जो अंदर वाले साइन हैं, अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनके सबके साइन चेंज कर देते हैं। तो हम इसका परफॉर्म इधर करके देखते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं ए 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा? 1 2 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। रो को कॉलम में चेंज कर दें, आपकी मर्जी, आप रो को कॉलम में कर दें या कॉलम को रो में कर दें, करना एक ही ऑपरेशन है एट अ टाइम। अब अगर ये था ट्रांसपोज, अगर इसका नेगेटिव लेना हो तो 1 2 3 4, इनका जो नेगेटिव आएगा माइनस ए से इसको रिप्रेजेंट करिएगा, -1 -2 -3 -4। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। या आप एक मैट्रिक्स ले लें, इसका हम नेगेटिव लेना चाह रहे हो 1 -2 -3 4, साइन चेंज कर दें अंदर वाले, +1 -1 -2 +2 -3 +3 +4 -4। ये था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लिया जाए और ट्रांसपोज कैसे लिया जाए, ये दोनों मैंने मेथड आपको बता दिए हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगली बात जो आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों को इकट्ठे लेके चलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा और कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक की पहले आप कंडीशन सुन लें, किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। कैसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम ट्रांसपोज लें, लेकिन फिर वो आपके पास ए ही बन जाए, उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक बोलते हैं। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब आप उसका ट्रांसपोज ले लें, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, कोई भी चेंज ना आए, उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक हम किस मैट्रिक्स को बोलते हैं? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव भी ले लें, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लें, तो जब दोनों के हम आंसर देखें, नेगेटिव के भी और ट्रांसपोज के भी, वो दोनों आंसर इक्वल रहें, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट्स सी, सिमेट्रिक की पहले एग्जाम्पल देखिएगा। सिमेट्री की कंडीशन क्या, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज ले तो फिर वही आ जाए, ये सिमेट्री की कंडीशन रहती है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ A 1 0 0 1, इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 0 1। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये जो 1 0 0 1 है ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक के बाद मैंने अगली जो टाइप बोली थी वो थी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है मैट्रिक्स? इसकी कंडीशन ये थी, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल हो जाएगा, या कोई भी मैट्रिक्स उसका अगर आप ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव भी ले लें और ट्रांसपोज और नेगेटिव दोनों के आंसर अगर हमारे पास इक्वल आ जाए, तब हम बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है। इसकी जो कंडीशन है, अगर हम ए मैट्रिक्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वो -1 के इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका नेगेटिव लें, दोनों आंसर बराबर आ जाए, तब आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है और ये आपके पास कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। ओके, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लूँ, सपोज 1 -1, ऐसा कोई मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसका मैं ट्रांसपोज लिया, क्या बन गया हमारे पास 0 1 -1 0। ट्रांसपोज क्या लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मैं इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी ले लेता हूँ, सॉरी इधर आएगा 1, इसी मैट्रिक्स का मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, -1 क्या आ जाएगा आपके पास 0 -1 1 0। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का हमने इधर ट्रांसपोज लिया और इधर हमने नेगेटिव लिया, क्या ये दोनों सेम आ गए? ए का ट्रांसपोज और नेगेटिव है, अगर तो दोनों सेम है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a जो मैंने मैट्रिक्स लिया, इसका मतलब ये जो मैंने मैट्रिक्स पिक किया A 0 1 -1 एंड 0, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक के बाद अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से आइडेंटिटी हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हम देखते हैं हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल रहता है। इसकी पहले DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, किस तरह का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, इसकी डेफिनेशन को लेके बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो ध्यान से डेफिनेशन को सुन लें, लफ्ज़ों पे गौर किया जाए। डेफिनेशन ये रहती है कि एक मैट्रिक्स है, उसके अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, पहले तो हमें मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इन दो बातों के ऊपर बेस करती है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर रहे जो नॉन ज़ीरो रहे। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना हो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात यह है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से एक ऐसा ज़रूर हमें मिले जो ज़ीरो ना हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे, तब जाके ये आपके पास बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखते हैं किस तरह का मैट्रिक्स डायगोनल होगा। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए ले लूँ, उसके जो एलिमेंट्स जो ये तिरछे जो एलिमेंट हैं,
इन एलिमेंट्स, इस जगह पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनको आप डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। होते तो ये भी डायगोनल, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल को हम ले रहे होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3, इधर भी 0, 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 और ये मैट्रिक्स बन गया। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे ऐसे होने चाहिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये सारे ऐसे होने चाहिए कि आपके पास एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा जो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन मुझे इधर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो ज़ीरो हो। मतलब मेरी कंडीशन तो फिल हो रही है, मैंने कहा एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो ज़ीरो ना हो, लेकिन मुझे तो सारे ऐसे मिल रहे हैं जो ज़ीरो नहीं है, और डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, अगर ये भी ज़ीरो हो जाए और ये भी ज़ीरो हो जाए तब भी ये डायगोनल रहेगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो ज़ीरो ना हो। अगर इस ज़ीरो की जगह कोई हमें एलिमेंट मिल जाए 1 या 2, कोई भी मिल जाए, तो ये भी क्या हो जाए। के बाद अब हम बात करते हैं, अगर आप लोगों ने डायगोनल को समझ लिया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं डायगोनल से आगे। हमारे पास जो अगला आता है वो आता है स्केलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, किस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहें, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इधर भी 2 हो, इधर भी 2, बाकी तो 0 ही रहने, या इधर क्या हो जाए 3 3, ओके। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमें सेम मिलने चाहिए। स्केलर से जो नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है वो आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका दूसरा नेम है यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी या यूनिट होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपको 1 1 मिले, मतलब इधर तो सेम थे लेकिन वो 1 1 अगर हो जाए सेम, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसा कि इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 1, बाकी एलिमेंट्स कौन जी 0, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास 3/3 का भी हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो मैट्रिसेस की टाइप होगी। टोटल हमने 12 टाइप्स की है मैट्रिसेस की। हम अब टाइप से आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, जिस तरह हम आम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, इसी तरह मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशन लगते हैं। एडिशन किस तरह से होती है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, डिटरमिनेंट किस तरह लिया जाता है, एडजॉइंट किस तरह लिया जाता है, इन्वर्स किस तरह लिया जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नॉन सिंगुलर का करता है या नहीं करता, इन्वर्स लेने के दो तरीके, सॉल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके हमारे पास, एक इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर रूल। ये सारी बातें अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कि अगर एक स्केलर या एक कांस्टेंट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ, तो किस तरह किया जाएगा। बड़ी ही सिंपल है, आपके पास आम मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। अगर कोई स्केलर है आपके पास, एक कोई मैट्रिक्स है A 2 4 6 8, ये मैट्रिक्स अपने पास है, आप ले सकते हैं इसको स्केलर से। मैं कहता हूँ एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16। ये थी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का स्केलर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाएगा। मैट्रिसेस की एडिशन भी सिंपल है, जिस तरह आम एडिशन रहता है। अगर हम एडिशन को देखें, मैट्रिसेस के अंदर एडिशन कैसे रहती है उसके बारे में अगर हम बात करें, एडिशन मैट्रिसेस में,
अगर दो मैट्रिक्स लिए जाएं, एक ले लें मैट्रिक्स 1 2, बी मैट्रिक्स आप ले लें 3 4, तो a प्लस बी मतलब इनकी एडिशन कैसे आएगी? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर दें 1 प्लस 3 4, इस एलिमेंट को इसमें ऐड कर दें 2 प्लस 4 6, ये सिंपल एडिशन रहती है। हाँ, एडिशन के हवाले से एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि किन दो मैट्रिक्स की आपस में एडिशन हो सकती है या किन दो से ज़्यादा मैट्रिक्स की आपस में एडिशन हो सकती है। मैट्रिक्स की एडिशन के लिए एक कंडीशन रहती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिन मैट्रिक्स को हम ऐड करें उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकते। एडिशन के आगे हम बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से पहले हम देखते हैं कि किन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल रहती है। वो कंडीशन आप सुन लें। उन दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स, उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल रहती है। अगर हम दो मैट्रिक्स के लिहाज से देखें, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल रहेगी? जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उसमें एक पहला मैट्रिक्स होगा और एक दूसरा होगा। पहले नंबर पे जो लिखा जाएगा उसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, दूसरे नंबर पे जो लिखा जाए उसको सेकंड मैट्रिक्स बोलते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स की तादाद देखनी है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद बराबर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल नहीं है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या रहेगा वो भी हम देखते हैं और एक एग्जांपल भी ऐसे देखेंगे जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे, ठीक है, जिसमें पहले की कॉलम की तादाद अगले मैट्रिक्स के रोज की तादाद बराबर नहीं आ रही होगी। चले मल्टीप्लिकेशन की जानिब बढ़ते हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन स्लाइड सा डिफरेंट रहता है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आम मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले तो मैं एक एग्जांपल दे दूं जो मैंने समझाया था कि रोज़ की अगर पहले के कॉलम की तादाद और दूसरे की रो की तादाद सेम होगी तो तब मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक मैं अगर मैट्रिक्स ले लूं A 1 2 और एक मैट्रिक्स ले लूं B 1 2, वो भी ले लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल नहीं है। इसमें कॉलम्स की तादाद 1, इसमें रोज़ की तादाद, सॉरी ये आप ऐसे ले लें, सॉरी इनकी तो पॉसिबल है। इस पहले में कॉलम की तादाद 1 2 4 इस तरह कर लें, इसमें कॉलम की तादाद 1 और इसमें रोज़ की तादाद 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पहले की कॉलम की तादाद, इसमें ए बी नहीं पॉसिबल, ए बी पॉसिबल नहीं है। आप ए बी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें 1 2 को 1 2 2 4 के साथ तो ये नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अगर हम इधर बी ए करें तो क्या वो पॉसिबल है? मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। आम में हम देखते हैं कि दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें, आप ए बी कर लें या बी ए कर लें, दोनों बराबर रहते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इधर मैटर करता है ऑर्डर। देखिए अब बी अगर आप करें तो बी आपके पास पहले आ जाएगा 1 2 2 4 और क्या आ जाएगा 1 2, दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए। देखिए इसमें अब कॉलम्स की तादाद कितनी होगी 2 और इसमें रोज़ की तादाद 2, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका कोई ना कोई आंसर भी आएगा, और इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स में जनरली तौर पर जो ए बी का प्रोडक्ट है इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करता है। मैट्रिक्स का हमने ये भी बात सीख ली, आमतौर पर मैट्रिक्स जो है उनके ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो करता है, मल्टीप्लिकेशन में। तब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाएगा। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें A 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स ले लें B 4 5 6 7, अपनी मर्ज़ी से मैंने ले लिए कोई से भी दो मैट्रिक्स।
इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगी, इधर इनकी मल्टीप्लिकेशन के आई होप सो आपको समझ आ जाएगी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये रहता है, पहले आप लिख लें ए बी किस तरह लिख 1 2 3 4 इंटू 4 5 6 7। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये रहता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जो एरो की टेल है उसको इस एरो की टेल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, फिर आप हेड को हेड से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 6 12। इन जो दो प्रोडक्ट 1 और 4 का प्रोडक्ट 2 और 6 का प्रोडक्ट जो भी आए उन दोनों को आप ऐड कर दें। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से किया जाएगा, इसकी टेल को इसकी टेल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसकी टेल 3 इसकी टेल 4 है, 3 4 12। अब इनका प्रोडक्ट ले लें हेड का हेड के साथ, 6 4 जो भी प्रोडक्ट है इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं, अब सेकंड कॉलम की बारी आएगी। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। इसकी टेल पे 1 है, इसकी टेल पे 5 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 जो भी आंसर है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 जो आंसर है, दोनों को ऐड कर दें। इसी तरह इसकी टेल पे 3 है, इसकी टेल पे 5 है, 3 5 15 4 7 28 ऐड कर दें। जो आंसर आएगा 16 19, ये 6 और 3 36, और ये 13 2 + 1 3 + 1 4 43। ये मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इनकी मल्टीप्लिकेशन आम मल्टीप्लिकेशन से स्लाइड डिफरेंट थी, इसलिए मैंने करवाई। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आगे बात आती है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात आती है और उसके एडजॉइंट की बात आती है। मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, और ये और डिटर्मिनेंट के हवाले से एक बात के जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है। हम स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ले सकते होते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, डिटर्मिनेंट लेने का ये तरीकाकार है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कह लें इनको, हैं तो ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 2 4 8, इन दोनों का प्रोडक्ट लें और इन दोनों का प्रोडक्ट लें 3 1 जो दोनों के प्रोडक्ट आए उन दोनों को माइनस करते हैं, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट से आगे जो बात आती है, डिटर्मिनेंट के साथ जुड़ी हुई दो बातें हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमें डिटर्मिनेंट लेना आ चुका है तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं, किस मैट्रिक्स को आप सिंगुलर बोलते हैं और किस मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर बोलते हैं। हमने मैट्रिक्स का लिया डिटर्मिनेंट, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, एक मैट्रिक्स ए है, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका जो आंसर है वो 0 आ गया, तब वो आपके पास जो मैट्रिक्स होएगा उसको आप बोलेंगे सिंगुलर। अगर एक मैट्रिक्स ए था, चलें वो बी कर लें, एक मैट्रिक्स जिसका नाम बी था, उसका आपने डिटर्मिनेंट लिया और वो 0 नहीं आया, तो उसको आप बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए, मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैट्रिक्स का इन्वर्स, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और बात है कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता। जिनका डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर होते हैं, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्वर्स में हम डिटरमिनेंट से डिवीजन करते हैं और 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जो कि अनडिफाइंड रहती है। और जिनका इन्वर्स 0 ना आए उनको आप बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि हम कोई ले लें एग्जांपल सिंगुलर मैट्रिक्स की,
2 6 4 3, इनका प्रोडक्ट ले लें। 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, क्या आ गया 0। ए का डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन है मोड साइड में लगता है। अगर ये 0 आ गया तो अब ये क्या आ गया सिंगुलर, और ये जो था हमारे पास नॉन सिंगुलर था। इसके बाद हम बात करते हैं एडजॉइंट की। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह लिया जाता है। एडजॉइंट लेने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। एडजॉइंट अगर एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट किस तरह लिया जाएगा, इनकी जगह चेंज कर दी जाती है। रिप्रेजेंट किया था ए डी जे ऑफ ए से एडजॉइंट को, इनकी जगह चेंज 4 इधर आ जाएगा 1, इनके साइन चेंज +2 -2 +3 -3, एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है। डायगोनल एलिमेंट्स की आप जगह चेंज कर दें और जो डायगोनल नहीं है उनके आप साइन चेंज कर दें, है तो ये भी डायगोनल, तो इनको आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहें। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी जगह चेंज कर दें, जो डायगोनल सिंपल है उनके आप साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास एडजॉइंट आता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया। एडजॉइंट के बाद हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स जो है आपके पास वो डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स वो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के साथ लिंक्ड है। मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के और भी मेथड हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एफएससी में, इंटर में। अभी हम 9th ग्रेड की बात कर रहे हैं, मैट्रिक लेवल। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने का तरीकाकार ये रहता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका आप इन्वर्स लेना चाह रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो लेने का तरीकाकार ये है कि आप उस मैट्रिक्स का ले लें एडजॉइंट और उसका ले लें डिटर्मिनेंट, उन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास जो इन्वर्स दे देगा। पहले आप एडजॉइंट ले लिया करिएगा मैट्रिक्स का, फिर आप पहले आप उसका डिटर्मिनेंट लें फिर एडजॉइंट लें। डिटर्मिनेंट इसलिए पहले लेने का कह रहा हूँ ताकि हमें पहले ही पता चल जाए इसका इन्वर्स आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर 0 आ जाए तो हम आगे एडजॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं रहती। इन्वर्स के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। जो एडजॉइंट आएगा उसको उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इन्वर्स लेने का तरीका है। और इन्वर्स के बाद जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर 9th क्लास के अंदर हम 2 मेथड पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 2 तरीके रहते हैं। एक का नाम है क्रैमर रूल और एक का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्रैमर रूल क्या रहता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या रहता है, दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देख लें यहाँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कोई 2 लीनियर इक्वेशंस आपके पास फॉर एग्जांपल दी गई हैं, अपने पास से ले लें x + y = 2। दूसरी इक्वेशन आप कर लें 2x + 3y = 4। 2 लीनियर इक्वेशन मैंने अपने पास ले ली। इसका अपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना हो तो किस तरह किया जाएगा। इसके पहले आप कांस्टेंट्स का एक मैट्रिक्स बना लें जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनका। इस x के साथ कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, इस x का कोफिशिएंट है 2, इस y का कोफिशिएंट है 3। अब इन 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, उनका एक मैट्रिक्स बना लें x और y। और थर्ड जो मैट्रिक्स बनेगा इन कांस्टेंट्स का बनेगा 2 और 4। फर्स्ट को नाम दे लें a का, सेकंड को नाम दे लें x का, थर्ड को नाम दे लें b का। ओके, इधर डाल लें इक्वल,
दिस वन। अभी जो a है उधर जाके a इनवर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये मेथड है। इधर बेसिकली आप जब दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो x की और y की वैल्यू कैपिटल X में है तो हम कैपिटल X फाइंड आउट करें, a का इधर जाके a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही समझ लें, a का इधर जाके a इनवर्स हो जाएगा, मतलब a की पावर इधर +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगी। इतना ही आपके लिए इनफ है। ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अगर यही इक्वेशंस हों, इनका हमने देखना हो क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का क्या तरीकाकार रहेगा, यही इक्वेशंस मैं लिखे रहने देता हूँ। ए मैट्रिक्स तो वही आ जाएगा इनके कोफिशिएंट्स का। वो क्या है 1 1 2 3, ए मैट्रिक्स यही वाला आ जाएगा जो कोफिशिएंट का बना है। क्रैमर रूल के अंदर हमको 3 मैट्रिसेस की ज़रूरत रहती है और उन तीनों के हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत रहती है ताकि हम स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि हमने इधर देखा, जो भी ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स हमने लेने का तरीकाकार सीख लिया। जो आंसर आएगा ए इनवर्स का उसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर होएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू x की होएगी, स्मॉल x की, और नीचे वाली वैल्यू स्मॉल y की होएगी। इसी तरह हमने क्रैमर रूल में भी स्मॉल x और स्मॉल y ही बेसिकली फाइंड आउट करने हैं जब भी आप लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसके अंदर आने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास x और y हैं। क्रैमर रूल के अंदर हमें 3 मैट्रिक्स और 3 डिटर्मिनेंट की ज़रूरत रहती है। 3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स तो मैंने a लिख लिया, दूसरा जो मैट्रिक्स होता है वो ax और तीसरा मैट्रिक्स ay, और इन तीनों के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत रहती है। इन तीनों के जब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाते हैं फिर हम उनको आपस में डिवाइड करते हैं। जो ax का डिटर्मिनेंट आता है हम उसको a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं, और जो ay का डिटर्मिनेंट आता है उसको हम a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। दोनों के डिटर्मिनेंट को हम a के पे ही डिवाइड करते हैं। जब हम ax के डिटर्मिनेंट को a पे डिवाइड करते हैं तो हमें स्मॉल x की वैल्यू मिल जाती है। जब हम ay के डिटर्मिनेंट को a पे डिवाइड करते हैं हमें स्मॉल y की वैल्यू मिल जाती है। बड़ा ही आसान वे है। मुझे पहले तो पता करना आना चाहिए ax में कैसे लूँगा और ay, सिर्फ यहीं तक ही ये क्वेश्चन। अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ जाए तो आप बड़ी आसानी से x और y फाइंड कर सकते हैं। क्रैमर रूल में सिर्फ आपको ax और ay फाइंड आउट करना आना चाहिए। ax किस तरह से आएगा हमारे पास और ay किस तरह से आएगा। ax लिखते वक्त जब आप ax लिखेंगे तब आपके पास ये जो a मैट्रिक्स है इसमें ये जो आपके पास x के कोफिशिएंट हैं इधर 1 और इधर 2 वो आप नहीं लिखेंगे, y वाले कोफिशिएंट वैसे ही रहने देंगे 1 और 3। x के कोफिशिएंट को कौन रिप्लेस कर देगा, ये कांस्टेंट, ये आपके पास आ जाएगा ax। सिमिलर पैटर्न पे ay, इसमें y वाले कोफिशिएंट नहीं आएंगे, ax वाले कोफिशिएंट वैसे ही आ जाएंगे। y वाले कोफिशिएंट को कौन रिप्लेस कर देगा, x वाले कोफिशिएंट 1 2 हैं, आप 1 2 लिखें, और y वाले कोफिशिएंट नहीं आएंगे, इनको कौन रिप्लेस कर देगा, कांस्टेंट 2 और 4। यहाँ तक कि सिर्फ अगर आपको देखना आ जाए तो आगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बहुत ही आसान है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट लेना सीख लिया हुआ, डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है। तो आप क्या लेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेंगे जो भी आया, ax का डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो भी आया, ay का डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो भी आ गया आपके पास। ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। पहले आपने 3 मैट्रिसेस देख लिए किस तरह लेने हैं, फिर तीनों का डिटर्मिनेंट लेना हमने पहले सीख लिया, वो मैं इधर नहीं ले रहा। तो क्या स्मॉल x की वैल्यू कैसे आएगी और स्मॉल y की वैल्यू कैसे आएगी। जो ax का डिटर्मिनेंट आया है उसको आप a पे डिवाइड कर दें, जो ay का डिटर्मिनेंट आया है उसको आप a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे इधर कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा और इधर भी कोई ना कोई एक आंसर आएगा जो कि स्मॉल x की वैल्यू और स्मॉल y की वैल्यू। ये था हमारे पास क्रैमर रूल। ये थी टोटल बात मैट्रिक्सेस के हवाले से जो कि क्लास 9th इंटर के यूनिट क्लास 9th मैट्रिक उसका यूनिट 1 बनता है 9th क्लास का।
सारी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।